लेटली इंस्टाग्राम पर कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन और सीडो साइंस फैला रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी बात करें और आपको बताएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रवि। आई हैव अ पीएचडी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। तो आई थिंक आई नो अ लिटिल बिट ऑफ साइंस। पहली क्लिप है भारती सिंह के पॉडकास्ट से। जितनी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है वो इसी तरह के पॉडकास्ट से फैल रही है, क्योंकि ना गेस्ट को किसी कॉन्सेप्ट की समझ है और ना ही होस्ट को। सब ज्ञान पर ज्ञान पेल रहे हैं और आपको भ्रमित कर रहे हैं। लेट्स वॉच दैट पार्ट ऑफ द क्लिप फर्स्ट। भैंस का दूध जहर है, गलती से भी नहीं पीना है। और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पागलों की तरह भैंस का दूध पीता है। नहीं, मतलब क्या मतलब भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल गलती से भैंस के नेड़े भी नहीं जाना चाहिए। अमेरिका में कोई भैंस का दूध नहीं पीता, जापान में कोई भैंस नहीं है, रशिया में कोई भैंस का दूध नहीं पीता, चाइना में कोई नहीं पीता, कोरिया में कोई नहीं पीता, सिंगापुर में कोई नहीं पीता, दुबई में कोई नहीं पीता। पूरी दुनिया में वैसे है ही नहीं कहीं पे, सब जगह है, लेकिन जंगल में आवारा पशु के रूप में। दूध कोई नहीं पीता। दूध सिर्फ पूरी दुनिया में भारतीय है, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये बांग्लादेश। इसके अलावा पूरी दुनिया में भैंस का दूध। सो दिस क्लिप इज अबाउट भैंस का दूध जहर है। क्लासिक फियर मॉन्गरिंग। भैंस का दूध जहर कैसे हो गया, उसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ इन भाई साहब ने नहीं दिया। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखो, अमेरिका, जापान, रशिया, दुबई, इन सब देशों में भैंस का दूध इसीलिए नहीं पिया जाता क्योंकि वो जहर है। एक चीज़ होती है सप्लाई एंड डिमांड, और उसी हिसाब से होता है एस्टेब्लिशमेंट। जहाँ पर जिस चीज़ की प्रचुरता है और डिमांड है वहाँ पर वो चीज़ यूज़ की जाती है। यूएसए, जापान, कोरिया में लोग वैसे भी ज़्यादा दूध नहीं पीते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, क्योंकि वो दूध को नहीं पचा पाते। दूसरी बात, जो लोग दूध पीते भी हैं वो प्रेफर करते हैं लो फैट कंटेंट का दूध पीने का, यानी गाय का दूध। क्योंकि गाय का दूध और भैंस के दूध में मेजर डिफरेंस है फैट कंटेंट का। जहाँ गाय के दूध में होता है तकरीबन 2 से 3% फैट, वहीं भैंस के दूध में 7 से 8 और भी ज़्यादा फैट परसेंटेज हो सकता है। हम भारतवासियों को भैंस का दूध ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें मोटी मलाई जमती है, और मोटी मलाई मतलब अच्छा दूध। तो हमारा शुरू से इसी तरफ झुकाव रहा है कि गाढ़ा दूध पिएं, क्रीमी टेक्सचर वाला दूध पिएं, जो होता है भैंस का दूध। बाहर के देशों में भैंस की अवेलेबिलिटी भी इसलिए कम है और भैंस के दूध की डिमांड भी इसीलिए कम है क्योंकि वहाँ पर ना ही लोग ज़्यादा दूध पीते हैं, और जो पीते हैं वो अलग प्रकार का पतला दूध पीते हैं। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में बार बार की गई है कि अगर आप गाय के दूध और भैंस के दूध को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको फैट कंटेंट के अलावा, जिसकी बात हमने करी, उसके अलावा आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट भैंस का दूध कई मायनों में, जैसे कोलेस्ट्रॉल कंटेंट के मामले में या क्रीमीनेस और टेक्सचर के मामले में, गाय के दूध से बेहतर है। अब वो पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि किसी गाय का दूध पसंद है, किसी भैंस का दूध पसंद है, या किसी दूध पसंद ही नहीं है ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। बट इससे कहीं से भी ये सच साबित नहीं हो जाता कि भैंस का दूध जहर है। मुझे कोई भी पीयर रिव्यूड आर्टिकल बताइए जिसमें ऐसा कहा गया हो कि भैंस का दूध जहर है। और क्योंकि भारती सिंह काफ़ी पॉपुलर हैं, तो उनके पॉडकास्ट पर जब आप जाकर ऐसी फियर मॉन्गरिंग, डर फैलाने का काम करते हैं, तो बहुत लोग उसको सच मान लेते हैं। और वैसे ही भारत काफ़ी न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड देश है। अधिकतर लोग प्रोटीन नहीं मिलता, कैल्शियम नहीं मिलता, और भी बहुत सारी चीज़ें लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। तो इसलिए जो दूध भी पी रहे हैं वो भी इस पॉडकास्ट को देखकर दूध पीना भी शायद बंद कर देंगे, जो कि ठीक नहीं है। और उससे भी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचेगी, जो कभी नहीं होना चाहिए। उसी से आते हैं दूसरी क्लिप पर, गाय का गोबर। हिंदुस्तान में अधिकतर या तो गाय की बात होती है, या गाय के दूध की बात होती है, या गाय के गोबर की बात होती है, या गौमूत्र की बात होती है, या गाय के 50 और चीज़ों की बात होती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब की बात करने का किसके पास टाइम है? तो एनीवे, ये बाबा जी कुछ कह रहे हैं, तो पहले इनको सुन लीजिए। गाय का गोबर से साबुन भी बनता। साबुन, आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। लेकिन आपको केमिकल पे विश्वास हो गया, पर अपनी शुद्ध गाय के शुद्ध गोबर पर विश्वास नहीं हुआ। शुद्ध भारत में यही तो विडंबना है, तुम्हें अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, गौ की सेवा करते थे, माँ यशोदा गाय की सेवा करती। शुद्ध गाय का शुद्ध गोबर अपने अशुद्ध मुंह पर लगाएंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। आई विल नेवर अंडरस्टैंड आवर ऑब्सेशन विथ गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का पता नहीं क्या क्या। गाय पूजनीय हो सकती है, और मैं किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप जो भी विश्वास करना चाहते हैं आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट इस वीडियो के हिसाब से बात करते हैं कि इसमें गाय के गोबर की बात की गई है। तो बाबा जी कहते हैं कि केमिकल युक्त फेस वॉश मत लगाओ। अब ये तो बाबा जी पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो नॉर्मल मैटर है वो सभी केमिकल युक्त है। आप भी केमिकल युक्त हो, मैं भी केमिकल युक्त हूँ, ये माइक, ये लाइट, सभी कुछ, पूरी अर्थ केमिकल युक्त ही है। तो केमिकल फ्री कोई सामान मिलना असंभव है। गाय के गोबर में भी केमिकल होते हैं और बहुत खतरनाक केमिकल होते हैं जिसकी बात हम करेंगे। फॉर दिस वीडियो आई विल अज्यूम कि बाबा जी हार्मफुल केमिकल्स की बात कर रहे हैं, तो भी ये लॉजिक बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड, बहुत ही इनकरेक्ट है कि सुबह शाम गोबर से नहाइए, गोबर से अपना मुंह धोइए। गोबर एक वेस्ट एनिमल प्रोडक्ट है। इसका कॉम्पोजिशन भी आप देखोगे तो इसमें आपको कोई ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ नहीं मिलेगी जो आपके चेहरे पर लगाने से इसमें कोई ऐसी बेनिफिशियल चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आप अपने चेहरे पर लगाओगे और आपका चेहरा अति सुंदर हो जाएगा। इनफैक्ट जो बैक्टीरिया गाय के गोबर में पाए जाते हैं वो आपको बहुत बीमार कर सकते हैं, जैसे सैल्मोनेला, ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम। तो केमिकल युक्त फेस वॉश आप लगाएं या ना लगाएं वो आप पर निर्भर करता है, पर गोबर को अपने बॉडी के किसी भी हिस्से पर बिल्कुल ना लगाएं, उससे अपने से बहुत दूर रखें। ये बिल्कुल सत्य है। गोबर आपको सिर्फ बीमार कर सकता है और कुछ भी नहीं। तीसरी रील पर आते हैं, चाय के साथ पराठा नहीं खाना चाहिए, इसके साथ वो नहीं खाना चाहिए, उसके साथ वो नहीं खाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी। ये भी अगेन फेयर मॉन्गरिंग का, डर फैलाने का एक तरीका है। फर्स्ट जस्ट सी द रील। पराठे के साथ हम दही खाते हैं और साथ में चाय पी लेते हैं, और ये देखिए जैसे हमने पराठा खाया और ये अंदर जाके देखिए, ये इस तरह से हम दही ले लेते हैं और ऐसे देखो फट गया, दूध फट गया। सर देखो जैसे हम पराठे के साथ चाय पीते हैं और साथ में दही खाते हैं, तो इस तरह से जैसे देखो ये दूध फट गया, क्या क्या दिक्कतें आती है और इसको क्या कहते हैं? देखिए आयुर्वेद में भी इसका रेफरेंस है, इसको बोला गया है विरुद्ध आहार। जैसे कि दही के साथ में हमें दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, और जो भी कफ कारक आहार विहार है, जैसे दही के साथ में मछली वगैरह का मांस नहीं खाना चाहिए, और साथ ही दही के साथ में उड़द की दाल का सेवन बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि ये कफ कारक आहार विहार है और विरुद्ध आहार है। दही के साथ चाय का सेवन आप ना करें। आई डोंट नो कौन दही के साथ चाय पी रहा है, बट एनीवे लेट्स जस्ट अज्यूम कि ऐसा लोग करते होंगे। पहले तो मैं भाई साहब को जो इस रील में थे उनको कहूँगा कि प्लीज़ अपना स्टेथोस्कोप निकाल कर साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब आप अपना स्टेथोस्कोप पहनकर कोई रील बनाते हैं तो ऐसा लोगों को अज्यूम होता है कि आप डॉक्टर हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लोग आपको एक अथॉरिटेटिव फिगर की नज़र से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा कोई भी झूठा क्लेम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को आप मिसलीड करें। तो आपको मैं बेसिक्स समझाना चाहता हूँ। पहले तो सबसे पहले तो हम कुछ भी खाते हैं, जैसे दूध, दही, चाय, वो हमारे स्टमक में जाता है, और हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके संपर्क में आकर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो डाइजेस्ट होने लग जाता है। तो अगर आप दूध भी पिएंगे तो भी वो दही बनेगा, दही भी खाएंगे तो भी वो दही बनेगा, और दूध दही साथ में खाएंगे तो भी वो दही ही बनेगा। एसेंशियली क्या होता है कि जब भी एसिड और दूध साथ में मिलते हैं, किसी भी प्रकार का एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जैसे हम घर में घर में हम पनीर बनाते हैं सिट्रिक एसिड को यूज़ करके, नींबू की 2-4 बूंदों को यूज़ करके, तो आपने देखा होगा सॉलिड्स अलग हो जाते हैं और लिक्विड्स अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब दूध हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हमारे स्टमक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो सेग्रीगेट हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में। दूध में होते हैं वे प्रोटीन जो दूध के लिक्विड पार्ट में होते हैं, जो प्रोटीन पाउडर्स में भी यूज़ किया जाता है, और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट जिसको बोलते हैं छेना या पनीर, जिसमें होते हैं कैसीन प्रोटीन जो कि स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। वहीं वे प्रोटीन जो है वो हाई और फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, इसलिए उसको जस्ट किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद आप प्रेफर करते हो। तो ये दोनों प्रोटीन अलग अलग तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, पर दोनों अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं आफ्टर दिस प्रोसेस। तो आप कुछ भी खाएंगे तो वो इसी तरह से बॉडी में डाइजेस्ट होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है। तो मोटी मोटी बात यह है कि बिना दूध को फाड़े उसे डाइजेस्ट किया ही नहीं जा सकता। जो भी दूध में लैक्टोज है या प्रोटीन्स हैं उनको डिसइंटीग्रेट करके अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किए बिना किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की रील से, इस तरह के लोगों से दूर रहिए, और जो खाने लायक चीज़ें हैं उन्हें बिना डर के बिंदास खाइए। हम इंसान इसे काफ़ी सालों से, सैकड़ों सालों से खा रहे हैं और वी आर ऑल गुड। खाना प्रॉब्लम नहीं है, डर प्रॉब्लम है। इनकी और भी रील्स मैंने देखी, जैसे रोटी के साथ सैलड नहीं खाना चाहिए, जो गेहूं की रोटी है उसको एलपीजी गैस पर डायरेक्टली नहीं पकाना चाहिए एंड ऑल। ये सब झूठ है, ये सब गलत साबित हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 4 पर आती है दही से रिलेटेड ही एक और रील। इन्होंने साइंस को बदल दिया धर्म को समझाने के चक्कर में।
दही के विषय में साइंस कहता है कि दूध के साथ जावन यानी कि थोड़ा सा दही डालने के साथ ही उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। जैन दर्शन ऐसी मान्यता से सहमत नहीं है। ऐसा होता तो बेइंद्रिय जीवों की हिंसा से निर्मित दही का जैन धर्म में निषेध कर दिया जाता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। दही का उपयोग तो भगवान के आनंद कामदेव श्रावकों के समय में भी होता था और आज भी है। विज्ञान जिसे बैक्टीरिया कहता है उसे जैन धर्म में पौद्गलिक परिवर्तन कहा है। एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिक्स होने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को जीव मानने की आवश्यकता नहीं है। ये तूफान जीवों का नहीं बल्कि केमिकल वाला मान सकते हैं। इनकी गलती नहीं है, इनको साइंस नहीं पता तो आई गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, बट धर्म या इंसान क्या मानता है उससे साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं बदल जाते। साइंटिफिक फैक्ट्स आर फैक्ट्स और दे विल रिमेन द सेम वेदर यू बिलीव इन देम और नॉट। दैट्स व्हाई साइंस इज नॉट अ बिलीफ, साइंस इज साइंस, साइंस इज फैक्ट्स एंड फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि दही इज़ नॉट बैक्टीरिया, दही इज़ जस्ट केमिकल। केमिकल में केमिकल मिलाएंगे तो कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो दही बन जाता है। तो बैक्टीरिया आर ऑल्सो केमिकल जस्ट लाइक वी आर ऑल्सो बंच ऑफ केमिकल्स। तो ये बात गलत है, बैक्टीरिया की वजह से ही दही है। दही एक फर्मेंटेड फूड है जो दूध से बनता है। जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया दूध में प्रेजेंट लैक्टोज को यूज़ करके ग्रो होते हैं और वही बैक्टीरियल ग्रोथ ही दही है। बेसिकली एक बड़ी चम्मच दही में उतने बैक्टीरिया होते हैं जितने इंसान भी इस दुनिया में नहीं हैं। अपेरेंटली इस पूरे एपिसोड में मैंने सिर्फ न्यूट्रिशन रिलेटेड रील्स ही ली हैं, बाकी इसके और भी एपिसोड जब हम करेंगे तब हम और प्रकार की रील्स लेंगे। जैसा मैंने कहा, अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी निकाल दूँ तो भी इन सारी रील्स को डिबंक नहीं कर सकता। अगर आपको कोई ऐसी रील मिलती है तो आप मुझे ज़रूर भेजिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो नंबर 5 पर आता है प्रेशर कुक्ड राइस इज़ बैड। तो लेट्स वॉच द रील फर्स्ट। कि प्रेशर कुकर के अंदर मैं राइस को पका रहा हूँ। अब वो राइस था 10 मिनट, अब से जस्ट 5 मिनट पहले वो राइस जो था वो एकदम हार्ड फाइबर था कि उसको खाया नहीं जा सकता। कबूतर भी नहीं खा रहे आजकल राइस को, ऐसे राइस की हालत हो गई। वो हार्ड फाइबर था। आपने 5 मिनट के अंदर उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपने क्या किया, उसको पका लिया। उसके बाद में उसके अंदर बन गया स्टार्च। उसके अंदर के जो बैड चीज़ें थी, जो फाइटिक एसिड्स था और इनडाइजेस्टिबल एंजाइम्स थे, जिसके वजह से वो इतना हार्ड प्लास्टिक जैसा था, वो तो चला गया। लेकिन प्रेशर कुकर में पकाने की वजह से उसके अंदर तैयार हुआ है एक्रिमलाइड। सो एक्रिमलाइड उसके अंदर तैयार होने से कैंसर होता ही है। अभी साइंस के कई एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने, मतलब गिनी पिग के ऊपर सके वो चूहे रहते हैं ना सारे लैब में, उनके ऊपर उन्होंने ट्रायल लिया और उन्होंने बोला कि 1 साल तक हमने चूहे को पका हुआ, कुकर में पकाया हुआ या माइक्रोवेव में पकाई हुई चीज़ हमने खिलाई और उसको कैंसर हुआ। नहीं, इस पर कोई भी बात नहीं करेगा कि उनको एक्रिलामाइड बोलना नहीं आया। दैट्स फाइन, फंबल कर जाते हैं कई बार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारे फ्लॉज हैं इस लॉजिक में। तो एक्रिलामाइड जो है वो स्टार्च से बन सकता है, बट एक्रिलामाइड 140 डिग्री सेल्सियस के नीचे नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, यानी कि नहीं एक तरह से बनता। और प्रेशर कुकर में या किसी भी तरह के वाटर बेस्ड कुकिंग में या वाटर बेस्ड रिएक्शन में 100 डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम 105 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रीच नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि 110 डिग्री टेम्परेचर भी या बहुत ज़्यादा देर तक भी आप उसको पका रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। प्रेशर कुकर में मैक्सिमम कुकिंग होती है कुछ मिनटों के लिए। तो इस दौरान क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं पहुंचता और टाइम भी कम है, तो एक्रिलामाइड फॉर्मेशन इज़ नेग्लिजिबल। और दूसरी बात, एक्रिलामाइड इज़ अ पोटेंशियल कार्सिनोजन, नॉट अ वेरीफाइड कार्सिनोजन। अब कोई भी चीज़ पोटेंशियल कार्सिनोजन हो सकती है। शुगर भी पोटेंशियल कार्सिनोजन है, एवरीथिंग। सनलाइट इज़ ऑल्सो पोटेंशियल कार्सिनोजन। तो अनलेस आप चावल को डायरेक्टली आग में पका रहे हो, जो कि 140 डिग्री सी के ऊपर का टेम्परेचर बन सकता है और एक्रिलामाइड बन सकता है, यू आर ऑल गुड। प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ पकाना इंक्लूडिंग राइस इज़ नॉट बैड फॉर यू। आराम से प्रेशर कुकर में बना हुआ राइस खाइए, अपना टाइम बचाइए और ऐसी रील्स को बिल्कुल भी मत देखिए। तुम देखो आजकल जो लोग जिम जाते हैं ये प्रोटीन बहुत खाते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोटीन जहर है वो। तुम बाजरे की रोटी खाओ, भाकरी, अगर तुम 10 खा ले गए दिन भर में, अरे तो तुम पहलवान हो जाओगे। बिल्कुल गलत है। पहली बात तो 10 रोटी मत खाइए, इट्स नॉट गुड फॉर यू। दूसरी बात, प्रोटीन जहर नहीं है। सेम लॉजिक इन्होंने दिया कि जो भी केमिकल युक्त चीज़ है वो जहर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन इज़ परफेक्टली सेफ़। जो दूध का लिक्विड पार्ट होता है, जब आप दूध को
फाड़ते हैं तो जो लिक्विड पार्ट होता है जो ऊपर तैरता है पानी के साथ, वो है वे प्रोटीन, जो कि दूध का ही कंपोनेंट है। कोई भी अच्छी कंपनी का प्रोटीन आप लेंगे तो उसमें वे प्रोटीन की और वे प्रोटीन आइसोलेट उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो अच्छी कंपनी का प्रोटीन खाइए और जम के वर्कआउट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ और मैं खुद रिकमेंड करता था अपने क्लाइंट्स को प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के बिना आप वर्कआउट करेंगे तो आपको हार्म ज़्यादा करेगा, फ़ायदा कम। तो बेसिकली प्रोटीन जहर नहीं है, प्रोटीन खाइए बट अच्छी कंपनी का प्रोटीन खाइए और 10 रोटी दिन में कभी भी मत खाइए। लास्ट रील जो हमारी दिन की है वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। साइंस भी मानती है इस चीज को, साइंस प्रूफ कर चुकी है। एक लेडी खाना बनाते समय जो बोलेगी, इवन आप चाय में चीनी घोल रहे हो ना, उस समय भी जो आप सोच रहे हो वो भी आपके उस खाने में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, वो एग्जाम के लिए जा रहा होता है तो उसकी मम्मी सुबह सुबह दूध पिलाती है, कॉम्प्लेन डाल के, और उसको घोलेगी। अब घोलते घोलते वो सोच क्या रही होती है, पढ़ा तो कुछ है नहीं, साल भर फेल होगा, ये तो पक्का कम नंबर लाएगा। अब वो क्या सोच रही है कि वो बस उसमें कॉम्प्लेन मिला रही है, बट वो कॉम्प्लेन नहीं मिला रही, वो अपने सारे थॉट्स उसमें मिला रही है। अब वो थॉट्स जब वो बच्चा पिएगा तो वो धीरे धीरे उसके एनर्जी को भी बदलेगा, उसकी एनर्जी भी ट्रांसफर। पहली बात तो जो भी आपको बोल रहा है कि साइंस भी इस बात को मानती है, इसका मतलब यह है कि उसको साइंस का स भी नहीं पता और बस वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऐसा बोल रहा है या बोल रही है। तो बेसिकली साइंस भी इस बात को मानती है इज़ अ वेरी वीक आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जो भी साइंटिफिकली वेरीफाइड फैक्ट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो सबको पता है। और साइंस इस बात को डेफिनेटली नहीं मानता कि अगर आप जो चीनी घोल रहे हैं और आप गुस्से में चीनी घोल रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनर्जीज डू नॉट ट्रांसफ़र दिस वे। ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, दे डू नॉट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट अ मिथ। आप मानना चाहें, बिलीफ आपका जो भी हो वो आप माने, गुड फॉर यू, बट साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। एज लॉन्ग एज वो चाय में दूध में कॉम्प्लान मिला रही है या चीनी मिला रही है तो वो चीनी ही जाएगी और उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सेंस ये कहती है कि इस तरह की बातें मत मानिए, ये सब बेकार है। कोई भी आकर कुछ भी किसी पॉडकास्ट में, जैसे पॉडकास्ट में बोला गया था, कोई भी किसी पॉडकास्ट में कुछ भी बोल दे बिना वेरीफाइड फैक्ट्स के, बिना पीयर रिव्यूड रिसर्च को दिखाए, बिना फैक्ट्स और एविडेंस की बात करे, अगर कुछ भी बोले उसको कभी भी मत मानिए। ऑल्सो ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे साइंस पढ़ाने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में साइंस पढ़ाने के लिए जैसे एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर साइंस रिलेटेड रील्स बनाने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत डेफिनेटली होनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली, एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीवन, मोस्टली जो इस तरह की साइंस बेस्ड रील्स और वीडियोस बना रहे हैं उन्हें खुद साइंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो या तो इधर उधर से अधकचरा ज्ञान लेकर, या बड़े यूट्यूबर हैं तो वो अपनी टीम पर भरोसा करके इस तरह की रील्स बना रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं। जब भी आप इस तरह की साइंस रिलेटेड रील्स देखें तो खुद से अपनी रिसर्च करें, वेरीफाइड सोर्सेज से ही नॉलेज लीजिए और फैक्ट्स और एविडेंसेस के अलावा किसी और चीज़ पर विश्वास मत कीजिए। और इस तरह की साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लॉजिकल आई एम के बाकी वीडियोस देख सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि साइंस कितना कुछ अभी नहीं जानता। द मोस्ट ब्यूटिफुल सेंटेंस इज वी डोंट नो और आई डोंट नो। अगर हम नहीं जानते तो हम अधकचरा ज्ञान इधर उधर से ना लें, मिस इन्फॉर्मेशन ना लें, उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करें कि हम नहीं जानते। उस बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसी 10 बड़े अनसुलझे रहस्य जो साइंस भी नहीं सुलझा सका। मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।